लोगों ने मुझे बताया आर्ट जिंदगी का आईना होता है, सच का रिफ्लेक्शन। हर आर्टिस्ट अपनी कला से दुनिया को अपने अंदर देखने का मौका देता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई है जो सिर्फ अपनी आर्ट को दिखाना नहीं चाहता, बल्कि अपनी आर्ट के अंदर छुपी हुई दुनिया की बदसूरती को सबके सामने लाना चाहता है। मैं कबीर राव एक डिटेक्टिव हूं, और मेरी जिंदगी में जो आईने आते हैं वो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते, वो गुनाह भी दिखाते हैं। फ्राइडे नाइट, गैलरी क्लेयर, वरदान सिटी। बाहर बारिश से धुली हुई रोड्स चमक रही थी, और अंदर एक अलग ही दुनिया थी। कैंडल्स की रोशनी क्रिस्टल कट ग्लासेस में बिखर रही थी। शैंपेन के बबल्स ऊपर उठ रहे थे, जैसे कोई ख्वाब देखने की कोशिश कर रहा हो। सूट्स, पर्ल्स, परफ्यूम। एक लेयर थी सोसाइटी की, जो हमेशा दिखाने के लिए बनाई जाती है। क्यूरेटर दीपक वर्मा स्टेज पे था हमेशा की तरह, कॉन्फिडेंट और शाइनिंग। वो गैलरी क्लेयर की सबसे बड़ी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन अनाउंस कर रहा था। टाइटल था साइलेंस स्पीक्स, और साइलेंस का सेंटर पीस एक बड़ा स्कल्पचर था, एक परफेक्ट डिजाइन। उस पे टाइटल लिखा था द वेलिंग आर्ट। रेजिन और ब्रॉन्ज से बनी हुई एक औरत का स्कल्पचर, हाथ ऊपर उठे, मुंह खुला, आंखें खाली, जैसे वो चीख के कुछ कहना चाहती हो और दुनिया सुनने को तैयार ही नहीं हो। मैंने उस स्कल्पचर को देखा और अपने मन में उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं वहां किसी केस के लिए नहीं गया था। क्यूरेटर दीपक मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त था। उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, पर मैं डिटेक्टिव हूं। ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। न चाहते हुए भी लोगों को पढ़ना शुरू कर देता हूं, और ऐसा ही मेरे साथ उस एग्जीबिशन में भी हुआ। मैं अकेला था, इसलिए लोगों को नोटिस करना शुरू कर दिया। मैंने उस आर्ट के आर्टिस्ट को सबसे पहले देखा, आर्टिस्ट अर्जुन मलिक। आर्ट रूम के एक कॉर्नर में था, हाथ में शैंपेन था, पर एक बार भी लिप्स तक नहीं गया। दूसरी तरफ गैलरी ओनर मीरा सक्सेना, दोनों फोन्स एक साथ यूज कर रही थी। न जाने क्यों बार बार रेस्टरूम्स की तरफ नजर घुमा के देख रही थी। आर्ट क्रिटिक विक्रांत शर्मा, उसने नोटपैड निकाला, फिर बंद कर दिया, फिर निकाला, जैसे कुछ लिखना चाहता था पर खुद को रोक रहा था। और क्यूरेटर दीपक, वो स्टेज पे था, पर आंखें बार बार स्कल्पचर पर जाती थे। मैंने नोटिस किया, सभी में नर्वस एनर्जी का एक अलग ही स्पेक्ट्रम था, पर मैं ऑब्जर्वर था, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तब तक, जब तक अचानक एक बहुत तेज आवाज ने मेरा ध्यान नहीं खींचा। मुझे ही नहीं, उस आवाज ने सबको चौंका दिया था। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मेरा मुंह खुला रह गया। द वेलिंग आर्ट टूट चुकी थी, पता नहीं कैसे। मैंने बाकी सब की तरफ देखा। अचानक कोई बहुत जोर से चीखा, और मैंने कई ग्लास टूटने की आवाज एक साथ सुनी। लोग बाहर की तरफ भागने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तेजी से मूर्ति की तरफ बढ़ा और अचानक रुक गया। उस मूर्ति के अंदर से एक हाथ, किसी इंसान का हाथ बाहर निकल के लटक रहा था। मैं समझ गया कि लोग क्यों चीख के भाग रहे थे। मैंने चारों तरफ नजर डाली, सब पैनिक में थे। सब कुछ एक सेकंड में बदल गया। अर्जुन मलिक की आंखें बंद हो गई थी। मीरा सक्सेना अपने ऑफिस की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर लिया। विक्रांत का नोटपैड जमीन पर था। क्यूरेटर दीपक का फोन हाथ से गिर गया। और
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस बॉडी के हाथ के नेल ब्लू थे। मैं पहचानता था, साइनाइड। मैंने सबको हाथ से दूर हटने का इशारा कर दिया। गैलरी क्लेयर की लाइट्स अब सायरन्स के नीचे ब्लू रेड हो गई थी। दरवाजों से फॉग अंदर आ रहा था और द वेलिंग आर्ट, वो टूटी हुई, वो खाली मूर्त अब उस रात की सारी अटेंशन ले रही थी, शायद जिसके लिए उसको बनाया गया था। पुलिस के साथ फोरेंसिक्स की टीम भी थी। उन्होंने उस बॉडी को बाहर निकाला। विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन अगले 2 घंटों में आया। राघव मेहता, उम्र 44 साल, प्रोफेशन आर्ट डीलर और फॉरगेयर। वरदान सिटी के अंडरग्राउंड आर्ट वर्ल्ड में उसका बहुत नाम था। वो ओरिजिनल के नाम पे पेंटिंग्स की कॉपीज बेचता था। गैलरी ओनर्स के साथ मिलके आर्टिस्ट के काम चुराता था। उसके खिलाफ कई केस थे, पर वो हर बार पैसे और कनेक्शंस के सहारे निकल जाता था। पर शायद आज नहीं निकल पाया। हर मर्डर एक कहानी लिखता है, और इस कहानी की पहली लाइन ये थी कि किसी ने ये मर्डर बहुत गहराई से प्लान किया था। किसी ने गैलरी में एक्सेस लिया, मूर्ति में बॉडी डाली, सील की, और फिर वेट किया एग्जीबिशन के दिन का, जब सारी दुनिया देखे, जब लाइट्स ऑन हो, कैमरा ऑन हो, ऑडियंस हो, तब वो बॉडी सामने आई। ये मर्डर नहीं था। ऐसा लगा जैसे ये ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस थी, और मुझे ढूंढना था कौन था वो डायरेक्टर जो स्टेज के पीछे छुपा हुआ था। एक आर्ट तो मेरे अंदर भी थी, इंटेरोगेशन की आर्ट, और मैं बहुत सालों से ये आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस पूरे केस में 3 लोग थे जिनको मैं सबसे पहले इंटेरोगेट करना चाहता था। वो 3 जो पूरी आर्ट गैलरी में मेरी ऑब्जर्वेशन में थे। मैं जानता था कि मुझे 3 अलग लोगों की 3 अलग कहानियां सुनने की मिलेंगी, और इनमें से एक झूठ होगा, एक बहुत गहरा, बहुत चालाकी से बोला गया झूठ। मेरा पहला सस्पेक्ट अर्जुन मलिक था, जिसने ये आर्ट बनाई थी। मैं उसके स्टूडियो पहुंचा जहां वो ऐसे मूर्ति बनाता था। स्टूडियो के अंदर जाते ही एक चीज ने मुझे रोका, एक स्मेल, टर्पेंटाइन, एक्रेलिक, ब्रॉन्ज डस्ट। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मूर्ति के स्टूडियो में ये सब नॉर्मल था, पर एक और स्मेल थी जिस पर मेरा ध्यान गया। स्पेसिफिक किस्म का इंडस्ट्रियल रेजिन, वो जो लार्ज स्केल स्कल्पचर्स में इस्तेमाल होती है, और ये स्मेल फ्रेश थी, कुछ ही घंटों पुरानी। मैं जैसे ही अंदर घुसा, वो सामने एक स्टूल पे बैठा था। दीपक ने गैलरी में मिलवाया था, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया और अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैंने कैजुअल वे में बात स्टार्ट की। हेलो अर्जुन, वैसे मुझे ज़्यादा आर्ट की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपकी आर्ट ने मुझे भी मोह लिया। क्रिटिक्स भी आपकी तारीफ कर रहे थी। मीरा भी एक्साइटेड थी। उसे पता था कि यह स्कल्पचर अच्छे पैसे देने वाला था, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि थोड़ी देर में वो क्राइम सीन बन जाएगा, है ना? वो सूखे हुए गले से बोला। मैं खुद शॉक्ड हूं सर। मैं जानता ही नहीं था कि अंदर क्या है। मैंने स्कल्पचर जरूर बनाया, पर फाइनल सीलिंग तो रेस्टोरेशन टीम ने की थी। मैं तो कब से इन्वॉल्व नहीं था। जब वो बोल रहा था तो मैं उसे एग्जामिन कर रहा था। मेरा फोकस चेहरे से ज्यादा उसके हाथ पर चला गया। राइट हैंड, रिस्ट के पास एक बर्न मार्क, स्मॉल और ओवल। मैं इस मार्क को जानता था। ऐसी मार्क्स रेजिन स्प्लैश से होती है, जब रेजिन हॉट स्टेट में स्किन से टच करे। मैं पूछे बिना नहीं रह सका, ये दाग कब से है? वो बोला, पुरानी इंजरी है। वर्कशॉप में एक छोटा सा एक्सीडेंट था, महीने पहले की बात है। मिस्टर अर्जुन, मैं भी फोरेंसिक्स में काम कर चुका हूं। ये रेजिन का दाग है और फ्रेश है, 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना नहीं है।
और जैसा कि अपने बताया स्कल्पचर भी 1 हफ्ते पहले फाइनल सील हुआ है। खैर, मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं वहां से उठ गया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब उसकी चुप्पी ने दे दिए थे। मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि वो फाइनल सीलिंग के टाइम स्कल्पचर के आसपास था, जिस वक्त उस पे वार्म रेजिन लगाया जा रहा था। अब मैं मीरा सक्सेना से मिलना चाहता था। मीरा सक्सेना, जिसने ये गैलरी खाली हाथों से बनाई थी। नो इनहेरिटेंस, नो बैकिंग, पूरी मेहनत और क्या बिकता है देख लेने वाली शार्प आंखें। वो रूथलेस थी बिजनेस में। हो सकता है कि उसके बिजनेस में ऐसा होना जरूरी हो, पर रूथलेसनेस और मर्डर बीच में एक बड़ी खाई होती है। और मैं जानना चाहता था कि मीरा के लिए वो खाई कितनी बड़ी है। जब मैं उससे उसके ऑफिस में मिला तो सीधा सवाल किया, मीरा जी, एग्जीबिशन का टोटल इंश्योरेंस वैल्यू 3 करोड़ था और द वेलिंग आर्ट अकेले का 1 करोड़। आपने फाइनल इंस्पेक्शन साइन की थी 2 दिन पहले। क्या कुछ खास देखा था आपने? उसने बताया, मूर्ति सील थी। आई थॉट इट वॉज कंप्लीट। राघव पर्सनली सुपरवाइज कर रहा था। आई ट्रस्टेड हिम। मैंने फिर पूछा, आप जानती थी कि राघव मेहता का क्रिमिनल रिकॉर्ड था? उस पे आपने ट्रस्ट किया, क्यों? बिजनेस रिलेशनशिप थी कबीर। पास्ट चार्जेस प्रूव्स नथिंग। मैं उसके आर्ट की क्वालिटी अच्छी तरह जानती थी, वो बोली। और अगर मूर्ति में कुछ इलीगल होता, इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा मिलती। क्या ये भी जानती थी? मेरे सवाल पे वो चुप रही, पानी का ग्लास उठाया और पीकर बोली, मैं ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रही हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं थी। मैं उठ के खड़ा हो गया। इन्वॉल्व होना या न होना, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा मीरा जी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप इस मर्डर के बारे में कितना जानती हैं। इतना कह के मैं बाहर निकलने लगा। मेरे बाहर निकलते वक्त उसने फोन उठाया। कॉल आउटगोइंग थी। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस सुना। उन्होंने चेक कर लिया। काम रहो। किससे बोल रही थी? मैंने खुद से पूछा। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मैंने पॉइंट नोट कर लिया। मेरा तीसरा और लास्ट सस्पेक्ट विक्रांत शर्मा था। विक्रांत शर्मा वरदान का सबसे फियर्ड आर्ट क्रिटिक। 22 साल का करियर। उसने आर्टिस्ट्स बनाए भी थे और तोड़े भी थे। 3 महीने पहले उसने राघव मेहता के बारे में लिखा था। हेडलाइन थी, राघव मेहता द पैरासाइट ऑफ रियल टैलेंट। वो वर्ड्स लिखे जाते हैं जब सिर्फ ओपिनियन नहीं, कोई पर्सनल दर्द भी हो। मैं उसके ऑफिस पहुंचा, वो सामने ही था। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहला सवाल किया, विक्रांत जी, आपने राघव को पब्लिकली पैरासाइट कहा था। क्या मुझे उसके मर्डर से कोई कनेक्शन देखना चाहिए? वो बहुत ही आराम से बोला, मैं क्रिटिक हूं कबीर, लिखता हूं, कलम से काम करता हूं। सिर्फ राघव ही नहीं, मैंने तो कई लोगों के बारे में लिखा है। सबका मर्डर तो नहीं हुआ। वैसे मुझे लगा आप सिर्फ मिलने आए हैं। अगर इंटेरोगेशन करनी है तो आपको मेरे लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे उससे ऐसे ही रिस्पॉन्स की उम्मीद थी, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस था। मैं उठ गया। मैंने भी धीरे से कहा, जरूर, पर विक्रांत जी, लॉयर जवाब छुपाते हैं। मैं तो सिर्फ सुन रहा था। अगर जरूरत हुई तो कोर्ट में आपके लॉयर से ही बात करेंगे। मैं बाहर निकल गया। 3 लोग इंटरोगेट किए। एक चीज कॉमन थी, तीनों के पास गैलरी का एक्सेस भी था, या एग्जीबिशन से पहले स्क्रिप्चर तक जाने का भी, या किसी न किसी लेवल पर तीनों के पास मोटिव भी थे। पर मुझे कोई डेफिनेटिव कनेक्शन अभी तक नहीं मिला था। और फिर जब मैं गैलरी पार्किंग में अपनी कार तक जा रहा था, डॉक्टर रेहान कुरैशी का फोन आया। डॉक्टर रेहान फॉरेंसिक्स लैब के इंचार्ज थे
और मेरी रिक्वेस्ट पे खाली मूर्ति को पूरा खोल के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्हें शायद कुछ मिला था, फोन पे नहीं बताया। मैंने कार सीधी लैब की तरफ मोड़ दी। मैं सीधा लैब पहुंचा। वहां डॉक्टर कुरैशी स्कल्पचर के ऊपर लेंस लेके झुके हुए थे। मैंने उनसे पूछा, यस डॉक्टर, कोई खुशखबरी मेरे लिए? वो बोले, आओ कबीर, कुछ मिला है, तभी तो तुम्हें कॉल करके बुलाया है। कॉज ऑफ डेथ एक्यूट पोटेशियम साइनाइड पॉइजनिंग, ingested, likely dissolved in a drink. Time of death approximately 52 घंटे बिफोर डिस्कवरी, मतलब एग्जीबिशन से लगभग 1 रात पहले। मैंने फिर सवाल किया, बॉडी कब डाली गई स्कल्पचर में? वो बोले, सेम विंडो, रेजिन फ्रेश सील था, मैक्स 48 to 54 आवर्स पहले अप्लाई हुआ है। मतलब बॉडी डाली, सील की और स्कल्पचर नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जीबिशन के लिए मूव किया गया, सब एक ही रात में। मेरा दिमाग खुद को समझाने लगा। एक रात गैलरी क्लेयर के अंदर किसी के पास लेट नाइट का एक्सेस था, किसी के पास इंडस्ट्रियल ग्रेड रेजिन अप्लाई करने के इक्विपमेंट थे, किसी के पास वो एक्सपर्टीज थी कि बॉडी को इतने प्रिसाइसली सील किया जा सके कि 1 दिन तक कोई डिटेक्ट ना करे। ये काम कोई अनजान नहीं कर सकता था। ये कोई था जो स्कल्पचर के अंदर बाहर को हाथ की लकीर की तरह जानता था। तभी डॉक्टर कुरैशी फिर बोले, एक और बात है कबीर, ये देखो, आर्टिस्ट अर्जुन मलिक का मोनोग्राम AM है, जैसा कि वो अपने हर आर्ट में यूज करता है, स्कल्पचर के अपर लेफ्ट साइड बॉटम पर। लेकिन अंदर एक और इंटिटाइल्स हैं, RS। मैंने पूछा, ये इंटिटाइल्स स्कल्पचर के मोनोग्राम में नहीं है? डॉक्टर बोले, नहीं, ये RS अलग टेक्निक है, अंदर से प्रेस की गई है, शायद बाद में ऐड ऑन किया है, ओरिजिनल पे नहीं। मैंने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए। RS किसने डाली ये इनिशियल्स और क्यों? अगर ये मर्डरर के हैं तो वो अपना सिग्नेचर क्यों छोड़ना चाहता है क्राइम सीन पे? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि इस सब के बाद भी कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि चैलेंज। और दूसरा, वो पकड़ा जाना चाहता था। कुछ लोग कन्फेशन को पब्लिक करने के लिए मर्डर करते हैं, वो चाहते हैं कोई उन्हें समझे। दोनों आंसर्स इंटरेस्टिंग थे, दोनों ही मेरे केस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जा रहे थे। मैंने तुरंत गैलरी का रुख किया और जल्दी से वहां पहुंचा। मैंने गार्ड से कांटेक्ट और विजिटर्स के रजिस्टर मांगे और चेक करना शुरू कर दिया। मैं हर नाम जो भी गैलरी में आया गया सबको ध्यान से देखने लगा। स्टाफ रोस्टर, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स, जो भी गैलरी से कनेक्टेड था, सब। सिर्फ एक नाम था जिस पे मेरी आंखें जम गई, कृतिका सेन, आर्ट रिस्टोरर। सिर्फ ये एक नाम था जिसके इनिशियल्स मेरे सस्पेक्ट से मैच करते थे, RS। उसकी रजिस्टर में एंट्री लिस्ट में बहुत नीचे थी, वेंडर कैटेगरी में, कुछ इस तरह की जो कोई भी पढ़ता उसको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता। स्टाफ नहीं, आर्टिस्ट नहीं, ओनर नहीं, सिर्फ एक रेस्टोरर जिसे स्पेसिफिक काम के लिए हायर किया गया था। मैंने जल्दी से एड्रेस नोट किया, एक कन्वर्टेड वेयरहाउस स्टूडियो। धीरे धीरे मुझे केस में लीड मिल रहे थे। मैं रितिका के स्टूडियो पहुंचा जो सिटी के बिल्कुल बाहर था। शायद रेजिन्स और केमिकल्स का यूज होने की वजह से उसने वो जगह चुनी होगी। वो एक वॉशशॉप जैसी थी, अंदर एक छोटी सी लाइट जल रही थी। टर्पेंटाइन, ओल्ड वार्निश और क्योर्ड रेजिन की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। मैं वॉशशॉप के अंदर घुसा। काफी सारी ओपन शेल्फ्स थीं जिन पे लेबल लगे हुए थे
और सेम वॉल पे एक बहुत बड़ा फोटो था। एक ओल्ड एज्ड आदमी जिसके हाथ में एक ब्रश था, कुछ टीचर जैसा पोज था। नीचे बड़ा बड़ा नाम था, गुरुजी पंडित रमेश सेन। रूम खाली था, उसके अंदर एक और दरवाजा दिखा। मैं अंदर घुसता चला गया। सामने एक लड़की अपनी वर्क बेंच पे एक छोटे से ब्रॉन्ज पीस पे काम कर रही थी। उसने मुझे नजर उठा करके देखा और फिर अपने काम में लग गई। मुझे लगा जैसे वो जानती थी कि मैं वहां आऊंगा। मैंने पूछा, क्या मैं रितिका सेन से बात कर रहा हूं? उसने बिना अपना काम रोके हाँ मैं सर हिलाया। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे जानती हैं। मैंने पूछा। वो बोली, हाँ जी, आप कबीर हैं। दीपक सिर्फ आपका ही दोस्त नहीं है। मैं उसके कॉन्फिडेंस से इंप्रेस था। मैंने अपनी बात जारी रखी। रितिका जी, आपने द वेलिंग आर्ट का फाइनल रेस्टोरेशन किया था। क्या आपको काम करते वक्त कुछ अनयूजुअल लगा? उसने फिर बिना अपना काम रोके जवाब दिया। वो मूर्त अंदर से कुछ भारी थी। रेजिन सेट होने के बाद भी वॉल्स में वाइब्रेशन था, पर मैंने सोचा बस मटेरियल का रिस्पॉन्स होगा। ब्रॉन्ज और रेजिन कभी कभी रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा, वाइब्रेशन? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अंदर कुछ था जो नहीं होना चाहिए था। इस बार उसने अपना काम रोक दिया और टूल रखते हुए बोली, मैं जानती हूं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। न्यूज़ में भी पढ़ लेती हूं, इसीलिए मुझे पता था कि आप आएंगे। लेकिन मेरा काम बनी हुई आर्ट को रिस्टोर करके सील करना है। उसके अंदर क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता होता। उसने वापस अपने टूल उठा लिए और काम शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ में गुस्सा महसूस हुआ। मैं इस छोटे रूम के अंदर अपनी नज़रें घुमाने लगा। मैंने उसकी शेल्फ पर एक वॉयल देखा, पोटेशियम साइनाइड, इंडस्ट्रियल मेटल क्लीनर। लेबल लगा हुआ था, पर सील टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में खोला गया हो। और उसके पास एक वाइन ग्लास रखा हुआ था, थोड़ा पीछे की साइड, जो आसानी से नहीं दिखाई दे रहा था। रेस्टोरर्स कभी कभी स्पेसिफिक मेटल ट्रीटमेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल साइनाइड यूज करते हैं। इस तरह की वर्क लाइन में बहुत कॉमन होता है। लेकिन अगर किसी मर्डर सस्पेक्ट के पास मिले तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने उससे पानी मांगा। वो शायद अंदर पानी लेने चली गई। मैंने स्पेसिमेन बैग निकाला और उस ग्लास को अंदर डाल के सील कर दिया। मैं उसको फोरेंसिक्स से चेक करवाना चाहता था। उसके आते ही मैंने पानी पिया और बाहर निकल गया। मेरे दिमाग ने बहुत तेजी से सोचना शुरू कर दिया। रितिका सेन, इसके पास गैलरी का एक्सेस था और इस काम को करने का एक्सपर्टीज भी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी, मोटिव। ये राघव मेहता को क्यों मारना चाहेगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। हो सकता है कोई लिंक हो। पंडित रमेश सेन, ये नाम भी मैंने कहीं तो सुना है, पता नहीं कहां। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। रितिका ने दीपक का नाम लिया था, एक दोस्त कह के। शायद दीपक कुछ जानता हो। अब मुझे दीपक के अलावा फिलहाल और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हर इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट पर आती है जहां डिटेक्टिव के पास सारे एविडेंसेस होते हैं, पर कुछ मिसिंग होता है। वो मिसिंग पीस यूजुअली कोई फिजिकल चीज नहीं होती। वो होती है अंडरस्टैंडिंग। वो होती है ये जानना कि किसी ने ये किया क्यों, और मुझे वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। अब मैं कैसे किया से ज्यादा क्यों किया मैं इंटरेस्ट लेने लगा। मैं दीपक के पास पहुंचा। वो अपने ऑफिस के कैबिन में था। सामने चेयर पे बैठते ही मैंने अपना पहला सवाल शुरू कर दिया। तुम किसी रितिका सेन को जानते हो? वैसे वो मेरा अच्छा दोस्त था और मैं जानता था कि वो मुझसे कुछ छुपाएगा नहीं, लेकिन ये नाम सुन के उसके फेस के इंप्रेशन बदल गए। हाँ जानता हूँ, जैसे तुम्हें जानता हूँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो बोला।
मैंने उससे छुपाना ठीक नहीं समझा। इस केस में अब तक जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे सारी बात बताई। उसकी आंखें हैरत से छोड़ी होती चली गई। फिर वो बोला, ठीक है सुनो, रितिका के कोई पेरेंट्स नहीं है। मैं उसको तब से जानता हूं जब वो बहुत छोटी थी। उसको उसके गार्डियन ने पाला है, जिन्होंने उसको ऑर्फनेज से लिया था। धीरे धीरे दीपक मुझे उसका पास्ट बता रहा था और आधे घंटे तक उसकी बात सुन के मैं सारी कहानी समझ चुका था। मैं उससे विदा लेके निकल गया। अब मुझे सिर्फ उस वाइन ग्लास के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का इंतजार था जो मैं लैब में दे के आया था। मैं रात को ही वापस रेस्टोरेशन वेयरहाउस पहुंचा। अंदर गया तो रितिका सामने ही बैठी थी। मेरे घुसते ही वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। मैंने पूछा, आप जानती थी कि मैं आऊंगा? उसने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, आपके पास उस वाइन ग्लास की रिपोर्ट तो आ ही गई होगी। मैंने वो आपके लिए ही उसे वहां रखा था। मैं बुरी तरह चौंक गया। ये सब उसने प्लांट किया था? वो इनिशियल्स, वो वाइन ग्लास, वो साइनाइड बॉटल, ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। लेकिन क्यों? मैं अपने ही दिमाग में उलझ गया था। इतना मत सोचिए, उसकी आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। उस आर्ट गैलरी में भी मैंने ही आपको दीपक से रिक्वेस्ट करके बुलवाया था। मैं जानती थी कि वरदान सिटी में सिर्फ आप ही मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन इतना नहीं कि एक मर्डरर के लिए सिंपैथी दिखा सकूं। मैं उस बड़ी सी पेंटिंग की तरफ घुमा और बोलना शुरू किया, मैं आपका पास्ट जान चुका हूं रितिका जी। पंडित रमेश सेन इस सिटी के एक बहुत रेप्यूटेड आर्ट रेस्टोरर थे। उन्होंने आपको ऑर्फनेज से अपनी बेटी बनाने के लिए अडॉप्ट किया था। 3 साल पहले वरदान सिटी के अंडरग्राउंड मार्केट में आर्ट फोर्जरी का एक केस फाइल हुआ। आपके सरोगेटी फादर का नाम लिया गया और एग्जिट चार्जेस लगे। और फिर वही हुआ जो रिच क्रिमिनल्स हमेशा करते हैं। कोर्ट में झूठी गवाही दी गई और गवाही देने वाला राघव मेहता था। लोगों का मानना है कि वो फॉर्जरी उसने ही की थी और फॉल्स टेस्टिमनी देके आपके फादर को फंसा दिया था। कोर्ट ने उनको गिल्टी डिक्लेयर किया और उसी कोर्ट में बदनामी के डर से कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। बहुत फेमस केस था, इसलिए शायद 3 साल पहले ये नाम मैंने सुन रखा था। मैंने उसको देखा, वो भीगी आंखों से पंडित जी की फोटो को ही देख रही थी। मैं उसकी तरफ घुमा। ये आपने क्यों किया? शायद अब मैं जान चुका हूं, लेकिन कैसे किया? अब मुझे वो आप बताएंगी या मैं बताऊं? मैं बहुत दिनों से मौके की तलाश में थी। रेस्टोरेशन का काम मैंने बाबा से सीखा है, इसलिए मैंने मीरा और अर्जुन के पास आना जाना शुरू किया। मैं जानती थी एक न एक दिन वो मुझे राघव तक पहुंचा ही देंगे, और वो दिन आ ही गया। मुझे मीरा से वेलिंग आर्ट को रिस्टोर और सील करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो आर्ट राघव सेल करने वाला था, इसीलिए वो मेरे पास एग्जीबिशन से पहले स्टेटस लेने डेली आता था। 2 दिन पहले जब वो आया, मैंने उसको वाइन ऑफर की। उसने जैसे ही वाइन को मुंह से लगाया, साइनाइड ने असर दिखाया। मैंने सालों से इसी दिन की प्रैक्टिस की थी। उसको आर्ट में सील किया, अंदर अपने इनिशियल्स डाले। उसको एग्जीबिशन में सबके सामने ब्रेक करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल्ड वाइब्रेटर लगाया और मूर्ति एग्जीबिशन भेज दी। उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। मैं सबको दिखाना चाहती थी कि आर्ट सिर्फ सुंदर नहीं होती। जिस राघव से लोग सुंदर आर्ट खरीदते हैं, एडमायर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग समझेंगे कि उनके सेलिब्रेशन में क्या छुपा है। फिर वो रोते हुए बोली, बाबा का कोई नहीं था वहां। कोर्ट में एक भी कान नहीं था जो सुनता, एक भी आंख नहीं थी जो उठ के देखे। वो इस झूठी दुनिया के सामने अकेले रह गए थे। राघव ने एक बार एक आर्टिकल में कहा था, आर्ट इज द ओनली ट्रूथ। तो मैंने सोचा, ठीक है, अगर आर्ट ही सच बोलता है तो आर्ट ही इंसाफ करे।
मैं उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। फिर मैंने कहा, आर्ट को जस्टिस का इंस्ट्रूमेंट बना दिया तुमने। वो बोली, आर्ट हमेशा से मिरर रहा है कबीर साहब। मैं बस वो धूल साफ कर रही थी जो लोगों ने उसके ऊपर छड़ा दी थी, ताकि सच दिखने लगे। मैंने जगह जगह पे क्लूज छोड़े ताकि आप मुझ तक पहुंच सके, और जब कोर्ट मुझसे यही सवाल करेगा तब मैं सच सारी दुनिया को बता सकूं। मैं उसकी बात समझता था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने रितिका को अरेस्ट किया। चार्जेस: प्रीमेडिटेटेड मर्डर, यूज ऑफ अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, इल्लीगल डिस्पोजल ऑफ अ बॉडी। वो एक मर्डरर जरूर थी, पर एक पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे था। राघव मेहता अकेला करप्ट नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था। एक ऐसा सिस्टम जहां टैलेंट का मोल नहीं होता, सिर्फ कनेक्शंस और पैसा ही बोलता है। राघव मेहता ने आर्ट को झूठ बनाया। उसने दूसरों की मेहनत पे अपना नाम लिखा। उसने पंडित रमेश सेन जैसी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक इंसान की, एक टीचर की, एक पिता की, और वो खुद चैन से सोता रहा। रितिका सेन ने इंसाफ मांगा। उसके मन में कोर्ट अपना भरोसा खो चुकी थी। उसने वो तरीका चुना जो उसने सही समझा। मैं उससे एग्री नहीं करता। मर्डर मर्डर होता है, चाहे रीजन कितना भी वैलिड हो, चाहे दर्द कितना भी रियल हो। पर मैं ये भी जानता हूं, अगर सिस्टम सही से काम करता तो उस रात द वेलिंग आर्ट सिर्फ एक मूर्ति होती, सिर्फ एक मास्टरपीस, किसी की लाश नहीं। और अब ये केस तो बंद हुआ, पर मेरा काम बंद नहीं होता, क्योंकि कहीं और, किसी और गैलरी में, किसी और रात में, क्या पता, कोई और वेलिंग आर्ट सील हो रही हो, कोई और सच दबा रहा हो, कोई और वेट कर रहा हो कि कोई सुने। मर्डर अगर एक हो तो दुश्मनी लगता है। 2 मर्डर कोइंसिडेंस हो सकते हैं, 3 मर्डर किसी खास पैटर्न का शक करवा देते हैं, लेकिन अगर 4 हो तो इसका मतलब है कोई आपको चैलेंज कर रहा है। लेकिन कौन और क्यों?